चाहिए। फ्रेश टॉपिक क्या है? सिटीजनशिप। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि हमारा कौन सा सिस्टम है, फेडरल है कि यूनिटरी। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे बढ़े, हम अपने फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। अब हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़े, दैट वाज सिटीजनशिप। चलिए समझते हैं। हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब डबल क्या होता है? एक्चुअली में अगर अमेरिका की बात करूँ तो एज अ कंट्री भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और पर्टिकुलर स्टेट में भी। इंडिया की बात करूँ तो हम देश के नागरिक होते हैं। क्या हम एमपी के भी नागरिक होते हैं? क्या महाराष्ट्र के भी नागरिक होते हैं? यूपी के, बिहार के, जम्मू कश्मीर के भी क्या नागरिक होते हैं? क्या नहीं। हम सिटीजन है तो हम इंडियन सिटीजन है। लेकिन मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए क्या बोलता है, देश के भी नागरिक बनो और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट का भी नागरिक बनना पड़ेगा। तो हमारी इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में कौन सी चलती है? डबल सिटीजनशिप। इज दैट क्लियर? इसलिए एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो प्लीज आपको ये बताना है सिंगल। ठीक है, चलिए रीड करिए। यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल नंबर दे रखा है, आर्टिकल नंबर 5 to 9। हमने 12, 13, 14 कंटिन्यू 32 तक पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने 2 to 6 पढ़ा है, 51A पढ़ा है, और अब एक और सेक्शन, सॉरी आर्टिकल नंबर दिख रहा है 5 to 9, 5 से 9 तक। ठीक है, क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हु द इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। 5 to 9 आपको बताता है कि कौन कौन इंडिया के सिटीजन है। आ जाइए, आर्टिकल 10 बोलता है प्रोवाइड फॉर देयर कंटिन्यूएशन। ये सिटीजन कब तक लगातार सिटीजन रहेंगे। ठीक है, ये चीजें बताता है, लेकिन उन्होंने अभी एग्जैक्टली बताया नहीं। बताया क्या है? आर्टिकल नंबर 11 में क्या लिखा है? पार्लियामेंट विद पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। रेगुलेट करना मतलब रूल्स रेगुलेशन, वेरी गुड, चलाना, रूल्स रेगुलेशन। इन्होंने क्या बोल दिया? पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है। पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है। क्या रेगुलेट करने की? सिटीजनशिप के राइट्स के रूल्स रेगुलेशन बनाने की। मतलब एक सिटीजन के क्या क्या राइट्स है और क्या क्या राइट्स नहीं है, ये सारी पावर किसको दे रखी है? पार्लियामेंट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भी सिटीजनशिप के राइट्स हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो पावर है किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, सिटीजनशिप एक एक्ट बता के रखा है। एक्ट के बाद एक ईयर लिखा है। इस ईयर का मतलब क्या है? इस ईयर में ये एक्ट बनके तैयार हुआ था, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है वो यहाँ पर है। आ जाइए आर्टिकल नंबर 5। वहां उन्होंने बोला था 5 to 9 ये है, लेकिन बताया था, अब हम पढ़ेंगे। 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था, कब आया था, बन के तैयार हो गया था कब? डेट बताओ। वेरी गुड, 26 नवंबर 1949। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यही था। चलिए, इन्होंने बोला सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ तब की बात होगी। एवरी पर्सन, क्या लिखा है? एवरी पर्सन हु हैज क्या लिखा है? डोमिसाइल मतलब घर रहना। ठीक है, क्या रहना? इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी मतलब जमीन। इंडिया की जमीन में जिस किसी का भी घर है। वेट, फिर से वापस से आर्टिकल नंबर 5 बोलता है कौन कौन सिटीजन है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। सिटीजन वो सारे लोग हैं जिसका भी घर है, कहाँ? इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में है। ठीक है, एंड साथ में वो क्या हुआ है? हु हैज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया में जिस किसी का भी जन्म हुआ है वो क्या है? इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट, और लिखा है और। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो दूसरा, आइदर हुज, क्या लिखा है? पेरेंट्स वॉज बोर्न इन दी इंडियन टेरिटरी। अब हम लोग जानते हैं बच्चा, इंडिया पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा था, अंग्रेजों के साथ हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। तो हुआ क्या, कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जो बॉर्न तो यहाँ हुए थे, लेकिन इंडिया को बचाने के लिए, लड़ने के लिए पाकिस्तान और अंग्रेजों से, तो उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था और बाहर चले गए थे। बाहर जाकर वो हमारी इंडिया के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनका बॉर्न तो कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था। अब उनके बच्चे कहाँ हुए? बाहर हुए, इंडिया में तो बॉर्न नहीं हुए। तो क्या उनके बच्चे इंडियन सिटीजन कहलाएंगे? हाँ, उनके बच्चे भी कहलाएंगे। अगर बच्चा यही बॉर्न हुआ है, ए वाला पॉइंट, अगर बच्चा यही बॉर्न हुआ है तो इंडियन सिटीजन है। अगर बच्चा यहाँ बॉर्न नहीं हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहाँ बॉर्न हुए? बच्चा इंडियन टेरिटरी में, तो भी वो इंडियन सिटीजन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इंडियन सिटीजन कौन कौन है? वो जो यहाँ पैदा हुआ है, वो जिनके पेरेंट्स भी यहाँ पैदा हुए। नेक्स्ट, हु हैज बीन, क्या लिखा है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन, क्या लिखा है?
5 years immediately preceding the such commencement shall be citizen of India. वापस एक बार रीड करो क्या लिखा है. ऑर्डिनरी नॉर्मली वो यही रहता है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मिनिमम नॉट लेस देन 5, मतलब मिनिमम कितने साल के लिए, 5 साल के लिए. इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ. कब हुआ बच्चा, हमारा 26 जनवरी 1950 में कमेंस हुआ है ना, एप्लीकेबल हो गया था. इससे 5 साल पहले जो कोई भी इंडिया में रह रहा है, इससे 5 साल पहले जो कोई भी हमारी इंडिया में रह रहा है, उसे भी क्या बोल दिया, वो भी इंडियन सिटीजन है. अब कौन रह रहे थे, अब बहुत सारे अंग्रेज थे ना, सारे अंग्रेज नहीं उठ के गए, कुछ अंग्रेज थे जो इंडिया पसंद कर रहे थे, वो यहीं रह गए. ठीक है, तो अगर वो यहीं रह गए हैं और पिछले कितने टाइम से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे, तो उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप मिल गई. तो एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उस हिसाब से हमारा इंडियन सिटीजन कौन कौन है. इंडियन सिटीजन वो है, वो पर्सन है जिसका घर हमारी इंडिया की टेरिटरी में है और वो पैदा इंडिया में हुआ था, या फिर वो पैदा नहीं हुआ था लेकिन उनके पेरेंट्स हुए थे, या फिर ना वो पैदा हुआ है ना उसके पेरेंट्स पैदा हुए, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे 5 साल पहले से हमारे इंडिया में रह रहे थे, तो भी उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. तो इंडियन सिटीजनशिप के लिए उनके कितने साल रहना पड़ेगा, 5 साल. क्लैरिटी है. आर्टिकल नंबर 5 सिटीजनशिप की डेफिनेशन देता है, लेकिन सिटीजनशिप की डेफिनेशन कब देता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है. चलिए यहाँ पे टॉपिक ओवर, खत्म. नेक्स्ट नया टॉपिक है. हेडिंग क्या लिखा है, पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, हम जानते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा. लोकसभा को इंग्लिश, लोकसभा तो हिंदी वर्ड है बच्चा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा तो हाउस ऑफ द पीपल. राज्यसभा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राज्यसभा है, राज्य की सभा है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट. वापस से, लोकसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल. राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट. चलिए, इन्होंने ये लिखा है पार्लियामेंट में सबसे पहले ऊपर तो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद 2 हाउसेस होते हैं जिसमें से लोक और राज्य होते हैं, या फिर मैं बोलूं हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक, अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे. इन्होंने कहा सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे, प्रेसिडेंट कौन होता है, क्या होता है, उसके क्या काम होते हैं, डिटेलिंग पढ़ेंगे. फिर 2 पार्लियामेंट के जो हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा, उसकी भी डिटेलिंग पढ़ेंगे. तो चलो आ जाओ. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हमेशा क्या माना जाता है, फर्स्ट मैन. इंडिया का सबसे पहला मैन कौन माना जाता है, हमारा प्रेसिडेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज. अब इनका भी तो सिलेक्शन होता है, तो इनके सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, तो इन्हें किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, इनका भी एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज. तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में जितने मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स का एक ग्रुप बनता है और ये ग्रुप सेलेक्ट करता है कि कौन हमारे देश का प्रेसिडेंट बनेगा. अब ये मेंबर होते कौन है, आ जाओ. इस इलेक्टोरल कॉलेज का जो ये ग्रुप है, इसमें कौन से मेंबर जाते हैं, मेंबर ऑफ क्या लिखा है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ये बोथ हाउस कौन है, मतलब लोकसभा के भी कुछ लोग आएंगे और राज्यसभा के भी, मतलब लोकसभा राज्यसभा मिलकर सेलेक्ट करती हैं किसको, प्रेसिडेंट को. लेकिन पहले उनका एक टीम बनाई जाती है, एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है. इसके मेंबर सेलेक्ट करते हैं. इन्होंने बोला इलेक्टेड मेंबर ऑफ द, क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, लेजिस्लेटिव लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है. लोकसभा तो ये हो गया हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा हो गया काउंसिल ऑफ द स्टेट. एक होता है स्टेट लेवल में प्रेसिडेंट. इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया का राजा कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, राजा मतलब प्रेसिडेंट. ऐसे स्टेट का राजा कौन होता है, गवर्नर. पूरे देश का पीएम होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ऐसे एक स्टेट का भी मंत्री होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएम. क्या बात समझ में आ रही है. ऐसे पूरे देश का लोकसभा राज्यसभा होता है, और ऐसे एक स्टेट का क्या होता है, विधान परिषद और विधान सभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं. इन्होंने कहा जब हम प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, एक टीम बनाई जाती है, ग्रुप बनाया जाता है. यही इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे. लेकिन इसमें टीम में, इस ग्रुप में होता कौन कौन है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मेंबर, और प्लस किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली की. क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा है क्या, नहीं लिखा है. क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा है क्या, नहीं. समझना, लोकसभा राज्यसभा तो है, लेकिन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है. क्या बात समझ में आ रही है.
जिस स्टेट में काम ज्यादा होता है, जिस स्टेट में काम ज्यादा होता है वहीं पे विधान परिषद और विधानसभा होता है। जिस स्टेट का काम कम है तो वहां पे बस क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। एमपी क्योंकि एक बड़ा स्टेट है, यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ काम ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन हर स्टेट में ये दोनों की दोनों सभाएं नहीं बैठती। तो किस किस में बैठते हैं आगे पढ़ेंगे बच्चा। तो क्या एमपी में है? हाँ एमपी में है। और कौन से स्टेट में है डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के भी होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट में भी होते हैं। और तीसरा कौन है बच्चा, लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके मेंबर्स नहीं होते, लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेगेटिव भी तो पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब इन्होंने बोला प्रेसिडेंट तो समझ में आ गया, प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन होता है, इसका सिलेक्शन कैसा होता है समझ में आ गया। अब हम इसकी पावर्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 53 याद करना है। हाँ, आर्टिकल नंबर 53 पावर बताता है। आर्टिकल 53 बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। चलिए एग्जीक्यूटिव पावर समझते हैं। 3 पिलर्स होते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो लॉ बनाने का काम है, ठीक है, प्रेसिडेंट बस साइन करता है। ठीक, एग्जीक्यूटिव की बोलो तो फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है, और जुडिशरी जज। इन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर बोल रखा है। एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर होता है। एग्जीक्यूटिव पावर में वो क्या होता है, एकदम हेड में बैठता है, ठीक है। तो मेन हेड कौन है एग्जीक्यूटिव पावर का, हमारा प्रेसिडेंट। उसके अलावा बहुत सारी पावर्स होती है। चलिए हम वो सारी पावर्स वन बाय वन पढ़े। पहला पावर क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो प्लीज मत कंफ्यूज होना, प्लीज मत कंफ्यूज होना, ठीक, समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिव पावर इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इन्होंने लिखा है हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या करते हैं, लॉ का एग्जीक्यूशन करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, मतलब पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, क्या रोल प्ले करता है हमारा प्रेसिडेंट, हेड होता है, मेन होता है। ठीक, चलिए प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है, कौन सी पावर है, मिलिट्री पावर। मिलिट्री की भी पावर होती है, कमांड देता है आर्म्ड फोर्स को। अगर कोई भी वॉर कंडक्ट हो रही है तो प्रेसिडेंट की हामी के बिना नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने डिसाइड कर लिया भाई पाकिस्तान से अब लड़ना ही लड़ना है, तो मोदी जी तो मंत्री है, राजा के दिमाग में डालेंगे, तो राजा अगर हाँ बोलेगा तो आगे बढ़ा जाएगा, राजा ना बोलेगा तो नहीं। लेकिन मंत्री ही ज्यादा अच्छा बेटर सजेस्ट करता है, तो इसलिए मंत्री ने जो बोल दिया उस बात को टाला नहीं जाता, क्योंकि दिमाग उसी में ही है ज्यादा, है ना। लड़ना है राजा को तो बस तलवार लेके, वो पावरफुल होता है। ठीक, चलिए लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना। इन्होंने कहा लॉ बनाने का भी काम होता है, ठीक है। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, डिसमिस करना। क्या डिसमिस करना, लॉ डिसमिस करना। अगर कोई लॉ इधर उधर लग रहे, अगर कोई भी समन इधर उधर लग रहा है तो इसे डिसमिस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। आपने कभी कभार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अगर किसी भी कैदी को पनिशमेंट मिल जाती है, कभी किसी कैदी को क्या मिलती है, ज्यादा पनिशमेंट मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट को अपील किया जाता है कि पनिशमेंट को क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो अगर प्रेसिडेंट को जेन्युइन लगता है तो वो उसे कम भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। जुडिशियल पावर, देखो जुडिशियल पावर में लिखा है, लेजिस्लेटिव पावर में लॉ बनाने, लॉ को डिसमिस करने की बात हो रही है। और जुडिशियल पावर में क्या लिखा है, जो मैंने अभी बोला कि पनिशमेंट ज्यादा मिल गई है तो उसे क्या करना है, पनिशमेंट को थोड़ा सा कम कर देना। जैसे क्या लिखा है, पार्डन, माफी दे देना, पूरी माफी दे दी। किसी बंदे को फांसी की सजा हो रखी है, प्रेसिडेंट ने बोला अब इसको फांसी की सजा नहीं हुई, मतलब उसने क्या कर दिया, पूरे से माफी दे दी। या फिर क्या बोल दिया, रिप्रीव कर दिया, मतलब डिले कर दिया, टू अ पर्सन जो भी कन्विक्टेड है ऑफ अ क्राइम। हम पढ़ क्या रहे, प्रेसिडेंट की पावर। प्रेसिडेंट की पावर नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो तो उसका हेड ही होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव पावर। फिर मिलिट्री पावर अलग से बोल दी, वॉर कंडक्ट होगा तो भैया यही होता है उसके पीछे। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मतलब 3 पिलर को तो कवर कर लिया। प्रेसिडेंट के पास तीनों चीज की पावर है, लेजिस्लेटिव की भी है, एग्जीक्यूटिव की भी है और जुडिशरी की भी है। एग्जीक्यूटिव आल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों की है। और फिर क्या बोल दिया, मिलिट्री एक अलग से उसकी भी है। लेकिन अगर इन चारों पावर की बात मैं करूं तो सबसे ज्यादा मेन पावर वो किस पे होल्ड करते हैं, दैट वाज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि वो उसमें हेड है। जुडिशरी में क्या वो हमेशा एंगेज रहते हैं, नहीं, कभी कभार कोई एक आध केस आएगा तो वो माफी देंगे। लेजिस्लेटिव में लॉ बनाने का काम उसका नहीं है, कभी कभार कोई दिक्कत होगी तो उस लॉ को थोड़ा सा माफ कराया जाएगा।
तो एक्सेप्शनल केसेस में थोड़े थोड़े काम आते हैं, बाकी सब क्यूमुलेटिव तो मेन उसका होता ही है, ठीक है, थोड़े थोड़े काम आते हैं, लेकिन अदरवाइज एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा होता है। और मिलिट्री पावर भी कहीं ना कहीं किसमें अंदर कवर हो जाती है, एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर ही है, बस उन्होंने उसको अलग से एक पॉइंट बना। क्लैरिटी है, पक्का? चलिए, पावर टू क्या लिखा है, प्रोमुलगेट मतलब क्या होता है, अनाउंस करना। अब ये ऑर्डिनेंस वर्ड इससे पहले भी आया था, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, डेफिनेशन ऑफ लॉ, जब लॉ की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, मैंने कहा था ये जो ऑर्डिनेंस वर्ड है इससे बाद में अभी डिटेल में आएगा, अभी नहीं समझाऊंगी, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। फटाफट आर्टिकल नंबर 13 में जाओ, लॉ की डेफिनेशन में देखो क्या ये वर्ड आया था इससे पहले, देखो मुझे बताओ। आइए समझते हैं। अभी हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है। तो चलिए अब ऑर्डिनेंस को समझेंगे पहले, फिर मैं पूरी हेडिंग समझाऊंगी डिटेल में। कभी कभार कुछ इमरजेंसी आ जाती है। इंदिरा गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर अगर आपको याद हो, कुछ याद है थोड़ा बहुत हिस्ट्री, नहीं, इमरजेंसी लागू हो गई थी। तो अब होता क्या है, एक्ट है, लॉज है बने हुए, सब लोग किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई, फॉर एग्जाम्पल वॉर छिड़ गई, तो अब जो हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं उन सारे लॉ को क्या बोला जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब कौन सा लॉ फॉलो होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट बोलेगा, एक ही लॉ अप्लाई होगा जो हमारा प्रेसिडेंट बोलेगा। मान लो हमारा कुछ लॉ है, कुछ इमरजेंसी लेवल आ गई है जिस कारण से हमें लग रहा है कि नहीं दिक्कत हो रही है, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो कभी भी झगड़ा फसाद होता है या कुछ जो इमरजेंसी लेवल में चीजें आती हैं, तो ये पावर किसके पास आ जाती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल दो स्टेट है, एक एमपी स्टेट और एक यूपी स्टेट है, ठीक है, दोनों स्टेट आपस में झगड़ा कर बैठे हैं, दोनों की सरकार कोई किसी की नहीं सुन रहा है, तो फिर अब हम क्या करेंगे भाई, किसकी मानी जाएगी, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि अब आप हमारी बातें मानेंगे। तो ऑर्डिनेंस एक लॉ है, लेकिन जो ये लॉ है ये कौन कौन बनाता है, हमारा प्रेसिडेंट बनाता है। ये कब बनाता है, जब उसे क्या लगता है, इमरजेंसी। कोई एक लॉ है जिसपे काम करना है, लेकिन पूरा पूरा देश आपस में लड़े पड़ा है, झगड़ा हो रहा है, तो इससे अच्छा बेटर क्या है कि हम इमरजेंसी लगा दे और जो हम बोलेंगे वो पूरी पूरी इंडिया फॉलो करेगी। अदरवाइज अभी क्या है, सेंट्रल लॉ अलग है, वो स्टेट लॉ अलग है, अलग अलग चल रहे हैं ना, सब अपने तरीके से चल रहे हैं। लेकिन जब ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होता है तो सब यूनिफॉर्म तरीके से एक जैसा ही चलता है। अब सुनो क्या लिखा है, पावर है, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास। वो क्या कर सकता है, अनाउंस कर सकता है, क्या ऑर्डिनेंस अनाउंस कर सकता है, लॉ बोल सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। तो क्या हम इसे नहीं बोल सकते कि भैया हमारे हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। वैसे लॉ बनाता कौन है, लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन कभी कभार कौन बना सकता है, इमरजेंसी लेवल में प्रेसिडेंट भी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ये प्रेसिडेंट को मिली है। ऑर्डिनेंस आर्टिकल नंबर क्या है, 1 2 3, क्या याद करना है, हाँ बच्चा, आपसे पूछा जाएगा ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल नंबर में दे रखा है, 1 2 3 में दे रखा है, ठीक। चलिए बढ़ेंगे आगे। When it is not possible to parliamentary enactment, अगर हमें लग रहा है पार्लियामेंट में बैठे दो हाउसेस है, एक लोकसभा और राज्यसभा, दोनों आपस में झगड़ बैठे, लॉ बना ही नहीं पा रहे और लॉ ये पास करना बहुत जरूरी है, तो फिर आगे कौन बढ़कर आएगा, प्रेसिडेंट आएगा। इमीडिएटली हमें वो लॉ की जरूरत है तो प्रेसिडेंट आके आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट खत्म होता है, वापस आ रही हूँ। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, दैट वाज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की डिटेलिंग पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट में सबसे पहले हमारा कौन होता है, प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद हमारे क्या होते हैं, दो हाउसेस में से एक लोकसभा और एक राज्यसभा। प्रेसिडेंट के बारे में सब पढ़ चुके। सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट कैसे होता है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, उसके बाद एक लेजिस्लेटिव पावर भी, ये पढ़ चुके। अब इन्होंने कहा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, राज्यसभा। इंग्लिश में बोलो तो क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा के बारे में भी पढ़ेंगे, राज्यसभा में। चलिए राज्यसभा पढ़ते हैं, शॉर्ट में यहाँ पढ़ लीजिए। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 250। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 250 सीट्स होती है, ठीक है। इलेक्शन होते हैं तो 250 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ के, स्टेट के भी और यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, 12 लोग कौन नॉमिनेट करेगा, हमारा प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होती है, कितने मेंबर्स बैठते हैं, 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और
यूनियन टेरिटरी में से, और बाकी 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये राज्यसभा। अब यहाँ पे यही सारी बातें लिखी है, प्लीज एक बार वन रीड करना। ऐसे ही लोकसभा भी है। लोकसभा थोड़ी सी बड़ी सभा हो गई, ज्यादा लोग हो गए, तो कितने लोग होते हैं? 552, जिसमें से क्या बोल दिया उन्होंने, 530 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेट को। यूनियन टेरिटरी को कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे? 20। राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी और स्टेट का मिक्स था, मिक्स करके कितना था? 238। ठीक है। अब यहाँ लोकसभा में तो ज्यादा लोग हैं, इन्होंने बोल दिया भैया ये बाइफर्केशन। और 2 लोग क्या बोल दिया? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन समझते हैं? एंग्लो इंडियन क्या होता है? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो यहीं रह गए थे, कुछ यहीं रह गई, यहीं की उनको नागरिकता मिल गई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया? बोथ, जो ब्रिटेन भी और इंडियन भी है, ठीक है, प्रेसिडेंट इन्हें इलेक्ट करता है कि कौन बनेगा, जो मिक्स है। क्लैरिटी है? राज्यसभा में टोटल मेंबर्स बताइए। 250। 238 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिक्स है, इसमें कोई अलग बाइफर्केशन नहीं है। बाकी के 12 लोग कौन सेलेक्ट करेगा? हमारा प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। रेखा जी, जानते हैं रेखा जी को? एक्ट्रेस है ना? किसमें बैठती है, लोकसभा की राज्यसभा में? ये सब नहीं पता। अमिताभ बच्चन जी भी एक जमाने में थे, वो किसमें थे? जय बच्चन। जय बच्चन नहीं जानते? थोड़ा जानना चालू कर दो यार। राज्यसभा में ही है सब। ठीक है, समझो। अब लोकसभा जो आप वोट करते हो ना, आप वोटिंग दे, इलेक्शन में जाते हो, मतलब तुम नहीं जाते हो, जो भी जाता है, अभी छोटे हो तुम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट, लोकसभा में आप लोगों को चुनते हो, लोकसभा में आप लोग चुनते हो। तो ये 552 जो सीट्स हैं ये आप ही के द्वारा चुनी गई हैं, जिसमें से 530 क्या है? स्टेट के हैं। यूनियन टेरिटरी क्या है? 20 के है। और जो तो बोल दिया भैया 2 लोग कौन सेलेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो आप लोकसभा के लोगों को सिलेक्ट करते हो थ्रू वोट, राज्यसभा के लोग आपके आपके थ्रू नहीं होते। 12 लोग तो प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है। अब लोकसभा में बैठे लोग क्या करते हैं? राज्यसभा के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। क्लैरिटी है? आपका जो वोट जाता है वो लोकसभा के लोगों को जाता है कि राज्यसभा को? लोकसभा, क्योंकि नाम ही समझो ना, लोगों की सभा है, यहाँ लोगों के द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं। ठीक है। राज्यसभा उनका बड़ा लेवल होता है, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव लोग को आपने सिलेक्ट कर दिया वो लोग उनको वहां पर जाकर बैठाएंगे। ठीक है। लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट ही इसके पीछे रहता है, प्रेसिडेंट ही बोलेगा कि हाँ भैया इनको हामी की जाए। हम यहाँ पे बस नॉमिनेट करते हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल कौन देता है? हमारा प्रेसिडेंट ही देता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बच्चा? अब ध्यान दो, क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे बड़ा मिनिस्टर कौन है हमारे देश में? सबसे बड़ा मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पहला मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो राजा है ना, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर हो गया मिनिस्टर, और उसके अंदर क्या हो गया? बहुत सारे मिनिस्टर, एजुकेशन का मिनिस्टर हो गया, डिफेंस का हो गया, फाइनेंस का हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ये सब क्या है? अलग अलग मिनिस्टर। ठीक, चलिए। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा हेड होता है, लेकिन वो पूरा काम अकेले नहीं कर सकता। टू एड एंड एडवाइस, ये क्या करता है? प्रेसिडेंट को, भैया मंत्री है, मुख्यमंत्री हो गया, ये तो मेन मंत्री हो गया हमारा। ठीक है। ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, इस प्राइम मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अब बात अच्छे से समझना, वोट तो हमने दिया ना, वोट हमने दिया बीजेपी की सरकार को। ठीक है। बीजेपी की सरकार, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा की जो सीट थे, टोटल सीट कितने थे? 552, मेजोरिटी से वो जीत गए। अब जैसे वो मेजोरिटी से जीतते हैं, सरकार किसकी बनती है? बीजेपी की। अब बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको बनाएंगे हम पीएम, मोदी जी को। फाइनली अपॉइंटमेंट कौन देता है? साइनिंग कौन करता है? वो साइन करने वाला कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको क्या कर सकता है? उनके द्वारा बंदा जो उन्होंने नॉमिनेट किया उसे मना भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मना नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए उनका बेस्ट आदमी होता है। ठीक है। तो फाइनली अपॉइंटमेंट कौन देगा? हमारा प्रेसिडेंट देगा। ठीक है। आपने सरकार को वोट दिया है, वो चाहे तो मोदी जी की जगह किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भी रख सकते हैं। आपने थोड़ा ना बोला है कि भैया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, आपने क्या बोला? सरकार किसकी रहेगी? बीजेपी की। अब बीजेपी के लीडर्स सिलेक्ट करते हैं कि भैया पीएम की सीट में कौन बैठेगा। अगर आपने कांग्रेस को जिताया तो उनके लीडर सेलेक्ट करते हैं। याद करो, जब भी कांग्रेस जीतता था तो कंफ्यूजन रहता था, पता नहीं कौन बनेगा पीएम, है ना? सोनिया जी बनेंगी कि भैया कोई और बनेगा। सोनिया जी ने बोला चलो मनमोहन जी को बना दीजिए। आपने मनमोहन जी को नहीं बोले कि वो बने पीएम,
आपने क्या बोला है, सरकार किसकी रहेगी, कांग्रेस की। अब लीडर डिसाइड करेंगे कि सोनिया जी बनेंगी, मनमोहन जी बनेंगे, जो भी बनेंगे उनका आपस का अंदर का मैटर है। क्लैरिटी है। तो फाइनल अपॉइंटमेंट जो भी नाम नॉमिनेट किया जाता है तो प्रेसिडेंट फिर आगे चलकर उसको अप्रूवल देगा। तो फिर वो सरकार ही पूरी टूट जाती है ना, इतना टूट जाए कि अपने वोट वापस ले लिए जाते हैं तो टूट जाती है। और ये तो होता ही अक्सर। अभी चल रहा था, कहाँ चल रहा था, साउथ में चल रहा था, पता नहीं कौन बनेगा, अभी घोषणा की जाएगी, अनाउंसमेंट की जाएगी, बस यही चलता जा रहा था। ठीक है, फिर फाइनली उन्होंने अनाउंस किया। चलिए, तो क्या लिखा है बच्चा, अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय, क्या बस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, नहीं, अदर को भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन एडवाइस देने वाला कौन होगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर को। एंड द अदर मिनिस्टर शेल अपॉइंटेड बाय, बाकी भी प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। अब मोदी जी को पहले अपॉइंट कर लिया, तो मोदी जी ने अब क्या बोला, कान भरना चालू कर दिया प्रेसिडेंट के कि भैया होम मिनिस्टर में अमित शाह को बैठा दो। ठीक है, फिर तुलसी मैडम थी, है ना, स्मृति, इनको क्या बोला, एजुकेशन में बैठा दो। तो ये किसने एडवाइस किया है प्रेसिडेंट को, किसने एडवाइस किया है, प्राइम मिनिस्टर ने। तो एक्चुअली में पहले सब लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर बताएंगे, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट एक बार इसको अपॉइंट करेगा मंत्री से, अब मंत्री से पूछ पूछ कर सारे डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, तो वो अपने चाहिए को, है ना, डिपार्टमेंट दे देंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। द मैक्सिमम क्या लिखा है, मैक्सिमम कितना परसेंट, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में कितने लोग थे, 552 का 15% कितना होता है, चलो कैलकुलेट निकालो, कैलकुलेट करके। तो इन्होंने क्या बोल रखा है समझो, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कौन, प्राइम मिनिस्टर भी, और कौन, काउंसिल मिनिस्टर्स भी, शेल नॉट एक्सीड कितना, 15%। टोटल सीटें उतनी है, जरूर थोड़ी ना सब भर जाए, कुछ नहीं भरी हो तो जितनी भी भर गई है, टोटल जितनी भी सीट्स है हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा की, उसका 15% निकालो, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स मत बनाना, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बना। तो मैक्सिमम मिनिस्टर कितने बना सकते हैं, 552 के हिसाब से 18 मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे नेशनल लेवल में। स्टेट लेवल में भी तो अलग होता है, नेशनल लेवल में एजुकेशन मिनिस्टर अलग है और स्टेट लेवल में अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएम है, वैसे ही स्टेट लेवल में सीएम है, जैसे मिनिस्टर है कहाँ, नेशनल लेवल में, ऐसे ही मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल में। नेशनल लेवल में जितने भी मिनिस्टर्स बनाए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है, 15% से ज्यादा नहीं, 15% ऑफ किसका, लोकसभा सीट का, जितनी लोकसभा सीट भरी है। ठीक है, 552 पूरी भरी है तो उसका निकालो, समझ लो 550 की भरी है, 540 की भरी है, जितनी भरी होगी उसका उतने ही मिनिस्टर, क्योंकि भैया मेंबर्स को, यहाँ पे मेंबर्स को भी तो कंट्रोल करने वाली एक ट्री बनाई जाएगी। ठीक, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही करवाएगा। काउंसिल ऑफ दी, काउंसिल क्यों बोला जा रहा है इन सारी मिनिस्टर्स को, पूरा ग्रुप बोला जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल हिंदी में लोकसभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, चल, अब इन्होंने कहा पूरा का पूरा लेजिस्लेचर समझते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट, यहाँ पे स्टेट से मतलब राज्य, यहाँ पे स्टेट से मतलब क्या है, एक राज्य। अब इन्होंने बोला हर स्टेट में लेजिस्लेचर रहता है, और कौन होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर हर स्टेट का एक तरीके से राजा की तरह होता है, मैंने आपको बताया। और उसका मंत्री कौन होता है, उसका सीएम। मैंने आपको बताया दो, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी स्टेट में होती है, लेकिन काउंसिल हर जगह है क्या, नहीं, जहां ज्यादा काम है वहीं पे। द स्टेट ऑफ कौन सा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी में कितने हाउस है, दो हाउस है। दो हाउस है मतलब क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑन द अदर स्टेट कितने हाउस है, एक ही हाउस है। टू हाउस से मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा हाउस है वो नहीं होता है, तो प्लीज ध्यान देना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ है, ये पूरे नाम याद रखने, एग्जाम में पूछा जाए। एमपी है इसमें, यूपी भी है, पॉपुलेशन तो वैसे ज्यादा है, ध्यान देना। आंध्र प्रदेश भी है, तो तीन प्रदेश याद करना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीन प्रदेश याद कर लो। ठीक है, फिर देखो ए अल्फाबेट से ए दिख रहा है,
एम से कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। बी से बिहार, ए से याद रहेगा आंध्र प्रदेश, बी से क्या याद रहेगा? बिहार, ठीक है। फिर एम से क्या है? 2 है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। देन उसके बाद याद कर लो यार किसी, टी से क्या है? तमिलनाडु और तेलंगाना। अब इसके बाद आपको 2 याद करना है, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। ट्राई करेंगे। ए से क्या याद आता है? बी से, ए बी के बाद सीधा स्विच होंगे एम, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। टी से तेलंगाना और तमिलनाडु। अब बचे 2, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। तो जिस भी तरीके से याद करना है याद कर लो। इन स्टेट्स में क्या है? 2 हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और काउंसिल भी। क्लियर है? बाकी सब में काउंसिल नहीं है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कितने लोग हैं? इन्होंने बोला मिनिमम कितनी सीट्स होगी? 60। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम चले, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500। अब जितनी जैसी भर जाए, भरी 100, ठीक है, तो ये 100 भर सकती है, हाँ, क्योंकि मिनिमम 60 तो भरनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी? 500, उससे ज्यादा नहीं। सेम बात उन्होंने बोल दी ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं ना कहीं डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने कहा मिनिमम तो कितनी होनी चाहिए? 40, लेकिन मैक्सिमम कितनी होंगी? देखिए मैक्सिमम में साफ साफ क्या लिखा है? 1/3 ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीटें भरती है, तो 100 सीट का क्या करना पड़ेगा? 1/3, कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। तो जो भी होगा मिनिमम तो 40 रखो, या फिर मैक्सिमम कितना? जितना भी 1/3 रहेगा। तो मैं मान के चल रही, चलो 400 हो गया, तो 400 का निकालो 1/3, वॉट जो भी आता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली पे बेस्ड है। याद रहेगा? दोनों का मिनिमम बताओ। 60 और 40, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चा याद रखना, लोकसभा में क्या है? ज्यादा है, और राज्यसभा में कम है। लोकसभा जस्ट लाइक का लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रहेगा। मतलब लोकसभा हर स्टेट में, लेकिन राज्यसभा जहां काम ज्यादा होगा वहां, ठीक है। वहां हमने राज्यसभा में देखा था टोटल कितने मेंबर्स थे? 250। अब यहाँ देखो काउंसिल में कम है, मिनिमम 40 बोल दिया, और उन्होंने क्या बोल दिया? उसका 1/3, मतलब कम ही होगा ना उससे, तो ठीक। हाँ बेटा बोल। चलिए, प्रेसिडेंट समझ में आ गया ना, तो गवर्नर भी आ जाना चाहिए। समझे? गवर्नर, प्रेसिडेंट राजा लेकिन एक देश का, गवर्नर राजा लेकिन एक स्टेट का। चलिए सेम बातें लिखी है। प्रेसिडेंट के पास पावर मुझे बताओ क्या क्या पड़ी थी? एग्जीक्यूटिव पावर पड़ी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री पावर पड़ी थी, और लेजिस्लेचर और जुडिशरी पावर सब पड़ी थी। आ जाइए, गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट की। प्रेसिडेंट पूरे देश का लॉ बना सकता है, पूरे देश का एग्जीक्यूशन कर सकता है, लेकिन गवर्नर किसी एक स्टेट का। सेम काम है लेकिन पर्टिकुलर स्टेट को लेकर। चलिए, वेस्टेंड द गवर्नर ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन, पूरे एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है गवर्नर, लेकिन किसी स्टेट का, जिस स्टेट का गवर्नर हो, ठीक है। टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। अजय, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड बट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता है, चुनाव से नहीं खड़ा किया जाता है, इसे अपॉइंट किया जाता है बाय दी प्रेसिडेंट। मुझे ये बताओ, प्रेसिडेंट को आप इलेक्ट करते हो क्या? तो गवर्नर को भी आप नहीं करोगे। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? आपने लोकसभा के लोगों को वोट दिया, लोकसभा ने किसको वोट दिया? राज्यसभा। अब इन्होंने कहा लोकसभा और राज्यसभा का एक ग्रुप बनाया जाएगा और वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेगा। तो गवर्नर को भी कैसे किया जाएगा? आप नहीं करोगे, आप इनको चुना है। इन्होंने कहा भैया आपने चुना है, उसने प्रेसिडेंट को किया, सीधा प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा। साफ साफ लिखा है, कौन अपॉइंट करेगा इसे? प्रेसिडेंट, और होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी पावर। एज द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो सेम पावर गवर्नर के पास है। गवर्नर को तुम लोग लल्लू समझते होंगे क्योंकि आप जानते ही नहीं हो, लेकिन गवर्नर एक्चुअल में बहुत पावर होल्ड करता है, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट, लेकिन बस एक स्टेट को लेकर। आप सीएम को ज्यादा बड़ा समझते हैं क्योंकि इतना पब्लिकली अवेलेबल रहता है ना वो, ठीक है। एक्सेप्ट, बस इनके पास क्या नहीं है? नो डिप्लोमेट और मिलिट्री पावर। समझना, मिलिट्री पूरे देश की कि एक स्टेट की है? तो तुम्हें लगता है क्या गवर्नर उसमें कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। प्रेसिडेंट के पास है पावर मिलिट्री की, अगर कोई वॉर होनी है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करे, क्या गवर्नर कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मिलिट्री जब किसी स्टेट की है ही नहीं तो उसके पास मिलिट्री की पावर नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास भी, इसके पास भी, लेजिस्लेचर दोनों के पास है, जुडिशरी दोनों के पास है, लेकिन मिलिट्री पावर वन एंड ओनली किसके पास है? प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि मिलिट्री पूरे देश की होती है।
बस मिलिट्री पावर नहीं लिखा है, साथ में एक और चीजें लिखा है। क्या लिखा है? डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब इंटरनेशनल। आपने फॉरेन एम्बेसी सुना होगा, इनको डिप्लोमेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी पावर ऑब्वियसली किसके पास होगी? इंटरनेशनल मैटर हो गया, तो इंटरनेशनल मैटर प्रेसिडेंट के पास होगा कि गवर्नर के पास होगा? प्रेसिडेंट के पास होगा ऑब्वियसली। गवर्नर तो एक स्टेट को लेकर बात कर रहा है, तो ना तो डिप्लोमेट्स पावर है किसके पास? गवर्नर के पास, और ना ही मिलिट्री पावर है। ये दोनों के दोनों पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। बाकी सारे काम सेम है इनको छोड़कर, ठीक। ऑर्डिनेंस आर्टिकल नंबर, ये क्या बात बोल दी? 213। हमने एक पढ़ा था 123। प्रेसिडेंट को जब जरूरी लगेगा इमरजेंसी लेवल में तो वो ऑर्डिनेंस बनाएगा। सिंपल लैंग्वेज बोलूं, प्रेसिडेंट को लगेगा इमरजेंसी तो वो एक लॉ बनाएगा। प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया लॉ इज नोन एज ऑर्डिनेंस एज पर आर्टिकल 123। गवर्नर को जरूरी लगेगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो उसके द्वारा बनाया गया लॉ इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेंस। लेकिन आर्टिकल नंबर कौन सा? 213 कौन से वाले ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है? जो गवर्नर ने बनाया। तो क्या 123 और 213 याद रहेगा? डेटा स्टोर होता जा रहा है, पक्का पक्का। चले, तो ये लिखा है, ये सिमिलर वही ऑर्डिनेंस है जो एक प्रेसिडेंट के पास होता है। गवर्नर कैन नॉट प्रोमुलगेट एनी ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नर छोटा है, प्रेसिडेंट के बिना कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पास एक छोटा सा राज्य, देश तो प्रेसिडेंट के पास है। क्लियर है? पक्का पक्का। अब समझ में आ गया ऑर्डिनेंस। इमरजेंसी लेवल में जो लॉ पास किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, बाय द गवर्नर, दैट इज ऑर्डिनेंस। 123 प्रेसिडेंट वाला और 213 गवर्नर वाला। गवर्नर किसी स्टेट का लॉ बनाएगा और प्रेसिडेंट पूरे देश का बनाएगा। सारे गवर्नर को फिर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने यही सारी बातें लिखी, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रीड करिए। ऑर्डिनेंस मस्ट बी, क्या लिखा है? बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या बात कर दी? समझते हैं। एक स्टेट का लेजिस्लेचर में कौन बैठता है? कौन बनाता है स्टेट के लॉस? कौन बनाता है? गवर्नर तो इमरजेंसी बनाता है, वैसे कौन बनाता होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट का लॉ कौन बनाता है? लोकसभा राज्यसभा ना, जिनको हम शॉर्टकट में पार्लियामेंट बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, लॉ कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में। तो लॉ में पार्लियामेंट में बैठता कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। पूरी इंडिया का लॉ बना रहे तो, ठीक है। आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका जो लॉ बना है वो कहाँ पास हुआ है? पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा राज्यसभा ने बनाया। लेकिन स्टेट के भी तो लॉ है। स्टेट के लॉ बनाने वाले को भी हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पे कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? जब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल काम नहीं कर पा रहे तभी तो गवर्नर आगे आया होगा। जब लोकसभा राज्यसभा नहीं काम कर पा रहे तभी तो हमारा प्रेसिडेंट आगे आया होगा। इन्होंने कहा जो भी ऑर्डिनेंस बनाया है, किसने अभी बनाया? अभी हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? 213। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर ने बनाया। अगर गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस बनाया है बिफोर दी, वो एक काम करे, उस लॉ को किसके सामने रख दे? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख दे। स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे मतलब क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। लेकिन हर स्टेट में काउंसिल नहीं होता। अगर हर स्टेट में काउंसिल नहीं होता तो आपको किसके सामने रखना है? ओनली फॉर, किसके फ्रंट में रख देना है? किसके बिफोर रखना है? लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। इन्होंने कहा वापस से आएगी ना, ये दो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों ने डिस्प्यूट किया। लॉ बनाने की इमरजेंसी थी। किसने लॉ बनाया? मैंने, गवर्नर ने, ठीक है। अब गवर्नर ने बोला है कि तुम लोग का झगड़ा हो चुका है, डिस्प्यूट हो चुका है, अब तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी जगह मैं वापस से किसी और को लेके आऊंगी ना, तो वापस आने में टाइम लगेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रीअसेंबल करना। आपको जल्दी से जल्दी मैं रीअसेंबल करूंगी, दोबारा से एक ग्रुप बनाऊंगी जो एक लोकसभा राज्यसभा सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह काम करेगा। शेल ऑटोमेटिकली सीज। तुम लोग अपनी जगह पे आ गए, मतलब अब आप लॉ बनाने के लिए एलिजिबल हो गए हो। आप लॉ नहीं बना पा रहे थे ना, क्योंकि झगड़ा हो गया था या फिर काम सही से नहीं कर रहे हो। आप अब अपनी पोजीशन में आ गए हो, तो अब आप क्या करोगे? लॉ बनाने का काम चालू कर दोगे, तो सीज हो जाएगा। जो मेरे द्वारा बनाएगा लॉ है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब आप इसे कंटिन्यू करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, गवर्नर ने लॉ अच्छा बनाया है, तो आप ही उसे आगे कंटिन्यू करो, लेकिन पहले मेरा लॉ खत्म करोगे, फिर मान लिया जाएगा आगे किसने बनाया है? आपने। उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, पूरा कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में पावर, स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टाइज लॉ बनाने की किसके पास है? मेरे पास है कि आपके पास है? आप लोगों के पास है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपका काम ही क्या है? लॉ बनाने का। अभी किसी कारणवश इमरजेंसी आ गई थी तो मैंने बना दिया, तुरंत में नीड थी तो। जब नीड अब नहीं है
तो आपके पास एक्सपर्टाइज है तो आप ज़्यादा बेटर लॉ बनाएंगे। तो आपके सामने जल्द से जल्द ये लॉ रखा जाएगा। ये लॉ क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा कब, 6 हफ्ते फ्रॉम द डेट ऑफ जब भी आप रीअसेंबल होते हो, अनलेस डिसअप्रूवल। समझना ये कॉन्सेप्ट, फिर मैं एक बार फिर से रीड करवाऊंगी। आप लोगों को मुझे जल्दी से जल्दी लेकर आना है। आज की डेट से आप आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लॉ बदलना है। आपने 2 महीने में ही लॉ बदल दिया, एक नया लॉ तैयार कर दिया। तो मेरा जो लॉ बनाया गया ऑर्डिनेंस था वो क्या हो जाएगा, इन 2 महीने में खत्म। लेकिन अगर आप नया लॉ नहीं बना पाए तो ये मेरा द्वारा बनाया गया लॉ कितने महीने तक चलेगा, 6 महीने। विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। वापस नहीं समझ में आए, 1 जुलाई चल रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल आ गए वापस। मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि आप झगड़ा कर रहे थे, आपका काम सही से नहीं था, गड़बड़ हो गया सब। मुझे अब तुम लोग को निकालना है, नए लोगों को रखना है। ये क्लियर है, क्लियर है। इमरजेंसी पड़ गई ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और मैं कौन हूँ, गवर्नर। ठीक, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट, दोनों ऑर्डिनेंस बना सकते हैं ना, दोनों केस एक साथ देख रहे, क्लियर है। चलिए, दोनों आपस में लड़ भिड़े, मुझे तुम लोग की जगह खाली करनी है, अब नए लोगों को अपॉइंट करना है। तो तब तक के बीच में गैप में मैंने क्या बनाया, ऑर्डिनेंस। लॉ बनाया मतलब ऑर्डिनेंस बनाए, क्लियर है। ये पूरी इंडिया भी फॉलो कर रही है, जो प्रेसिडेंट बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप लोग तो बोल ही नहीं सकते ना, आप लोग हो ही नहीं। अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट क्या कर रही हूँ, नए लोगों को अपॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि भैया मैं हमेशा लॉ थोड़ी ना बना के रखूंगी, मैंने तो इमरजेंसी लेवल में बनाया है। लॉ बनाने का काम, आप लेजिस्लेटिव बॉडी हो, आप क्या हो, लेजिस्लेटिव बॉडी। लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ तक बात क्लियर है, पक्का। लेजिस्लेटिव बॉडी काम नहीं कर रही है तो कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट। नेशनल लेवल में प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल में गवर्नर, क्लियर है। अब आप काम नहीं कर रहे, मुझे नए लोगों को अपॉइंट करना है, तब तक मेरा लॉ लग रहा है, तो उसे मैं कहूंगी तब तक मेरा ऑर्डिनेंस लग रहा है। आप लोग आ गए। अब जब आप आते हो, जिस दिन से आते हो, मैं कह रही हूँ 1 जुलाई 2023 से जब भी आप आते हो, अब मेरे लॉ का क्या होगा, अब आप आकर तो नया लॉ बनाओगे। अगर आपने लॉ जल्दी से जल्दी बना लिया तो अब मेरा लॉ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने जल्दी से जल्दी नहीं बनाया तो आपके पास कितने हफ्ते हैं, इन 6 हफ्तों को महीनों में जरा कन्वर्ट करो, 1 महीना 1.5 महीना अप्रॉक्स। तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फटाफट इस लॉ को देख लेना है और डिसाइड करना है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा बनाया गया लॉ क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आपको झक मार कर भी क्या करना पड़ेगा, एक नया लॉ बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको 6 हफ्ते की जरूरत ही नहीं, एक ही हफ्ते में आप कंक्लूड हो गए, एक ही हफ्ते में आप कंक्लूड हो गए कि नहीं भैया मेरे लॉ को हटाओ, नया लॉ तैयार हो गया। तो फिर क्या 6 हफ्ते रुकने की जरूरत है क्या, नहीं, विच एवर इज अर्लियर। या तो पहले लॉ बना दो, नहीं बना पाए तो 6 हफ्ते में ऑटोमेटिक मेरा लॉ खत्म। अब एक और बार मैं रीड करूंगी, चलिए एक बार फिर से रीड करिए। ऑर्डिनेंस मस्ट बी, जो ऑर्डिनेंस है वो जो लॉ है उसे किसके सामने रखा जाए, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। कब रखा जाएगा, जब वो रीअसेंबल होकर आएगा, नए लोग आएंगे जब, ठीक है। इन्होंने कहा वो जो ऑर्डिनेंस शेल ऑटोमेटिकली सीज, खत्म हो जाएगा जब 6 महीने हो जाएंगे फ्रॉम दी रीअसेंबल। रीअसेंबल हो गए हैं और यहाँ से अब कितने हो गए, सॉरी 6 हफ्ते हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा 6 हफ्ते से पहले भी खत्म हो सकता है, अगर उसे क्या कर दिया जाए, डिसअप्रूव कर दिया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा। मतलब आपने पहले ही आकर उनको कह दिया कि नहीं भैया इसमें थोड़े से चेंज होने चाहिए, जल्दबाजी में प्रेसिडेंट गवर्नर आपने कुछ भी बना दिया है, तो प्लीज अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करें। तो यस, 6 हफ्ते की भी रुकने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, पक्का। 213 गवर्नर वाला ऑर्डिनेंस, 123 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रहेगा, पक्का। आर्टिकल नंबर 5 सिटीजनशिप, है ना। कौन कौन सिटीजन, जो यहाँ पे बॉर्न हुआ है और जिनके पेरेंट्स बॉर्न हुए, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे 5 साल पहले तक जो भी रह रहा है उसे सिटीजनशिप दे दी। लेकिन आज की डेट में क्या ये लास्ट वाला पॉइंट एप्लीकेबल है, नहीं भैया, वो तो पुरानी बात हो चुकी है। आज तो यहाँ पैदा होना चाहिए या तो उनके पेरेंट्स पैदा होना चाहिए, ठीक है। चल, अब इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट समझाने चाह रहे हैं। एग्जीक्यूटिव समझ लिया है, जुडिशरी, सॉरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर समझ लिया, अब हम क्या समझेंगे, जुडिशरी।
जुडिशरी समझने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले सबसे हायर कोर्ट हमारा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। इसके नीचे चलेंगे तो फिर क्या होता है? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के साथ बाइफर्केशन आता है, एक आता है सिविल एरिया आता है और एक आता है क्रिमिनल एरिया। अगर मैं सिविल एरिया की बात करूं तो सिविल एरिया में सबसे बड़ा कोर्ट कहलाता है, दैट वाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दैट मीन्स वो किससे डील कर रहा है? सिविल केसेस से। सेशन कोर्ट होता है, क्या होता है? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट आपने कम सुना होगा, बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनते हो, लेकिन ध्यान देना सेशन कोर्ट भी होता है। अभी यही घंटा करके वहां पे आगे चले जाना, हिंदी में भी लिखा रहता है और इंग्लिश में भी लिखा रहता है, ठीक है। लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऐसे स्लैश दे रखा है सेशन कोर्ट, मतलब अंदर किस टाइप के कोर्ट है? दोनों कोर्ट है। मतलब वहां पे सिविल केसेस से भी डील किया जाता है और क्रिमिनल केसेस से। अगर कहीं आपने देखा सेशन कोर्ट तो समझ जाना ये कौन सा कोर्ट है? क्रिमिनल से रिलेटेड। तो क्रिमिनल से रिलेटेड सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा हो जाता है? सेशन कोर्ट। सिविल से रिलेटेड सबसे बड़ा कौन सा कोर्ट हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट किससे डील करता है? हाई कोर्ट बोलते हैं मैं सिविल मैटर से भी डील करता हूँ और क्रिमिनल मैटर से। सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं तो सिविल मैटर से भी डील करता हूँ और क्रिमिनल। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बोलता है? मैं वन एंड ओनली किससे डील करता हूँ? ओनली सिविल। सेशन कोर्ट कहता है मैं किससे डील करता हूँ? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके नीचे उन्होंने बोला सिटी के अलग अलग सिविल कोर्ट्स होते हैं। अब आपने सुना होगा सिविल कोर्ट भी आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊपर है, सिविल कोर्ट क्या है? नीचे है। सबसे बड़ा कोर्ट कौन है सिविल मैटर से डील करने वाला? दैट वाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे सिविल कोर्ट आते हैं, लोअर कोर्ट आते हैं और हर स्टेट का सिस्टम अलग अलग होता है। इसीलिए आपको जब पढ़ाया जाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया जाता है, हाई कोर्ट पढ़ाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर क्या पढ़ाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। इसके नीचे नहीं बताया जाता बहुत डिटेलिंग में। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। आप एमपी में कुछ और देखोगे, आप यूपी में अलग देखोगे, बिहार में अलग देखोगे, क्योंकि वहां पे फिर जैसी नीड होगी उस हिसाब से बने होंगे, लेकिन नाम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मजिस्ट्रेट कोर्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट मतलब आपने सुना होगा सिविल जज की तैयारी, सिविल जज की तैयारी। दैट मीन्स वो जो जज बनेगा वो किससे डील करेगा? ओनली फॉर सिविल केसेस। समझ में आ रहा है? तो वो सिविल जज इसलिए बनता है क्योंकि सिविल केसेस सबसे इजी क्या होता है? पहले तो सिविल मैटर होता है, धीरे धीरे जाके वो खतरनाक केसेस से डील करेगा ना, क्रिमिनल। तो सबसे जज की सबसे लोएस्ट अगर मैं पोजीशन कहूं दैट वो सिविल जज। आगे फिर वो प्रमोट होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो पहले वो कहाँ बैठेंगे? सिविल जज कहाँ बैठेगा? सिविल कोर्ट में। थोड़ा प्रमोशन होगा तो कहाँ बैठेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और प्रमोशन होगा तो हाई कोर्ट, और प्रमोशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलिए, तो यही बातें इन्होंने लिखी है। इन्होंने कहा चलिए थोड़ा सा पास्ट भी समझते हैं, पहले क्या होता था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो समझ में आ गया, और बाकी सबको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। सुप्रीम कोर्ट समझ में आ गया, हाई कोर्ट, बाकी सबको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट है, सेशन कोर्ट सबऑर्डिनेट है। चलिए, इन्होंने बोला इमीडिएट बिफोर द इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद, बिफोर द इंडिपेंडेंस देश आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम पर कुछ वर्ड यूज किए जाते थे। क्या यूज किए जाते थे? प्रिवेसी काउंसिल वाज द हाईएस्ट एपिलेट अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर बच्चा सुप्रीम कोर्ट को दो तरीके से बाइफरकेट किया गया था, ठीक है। इन्होंने एक तरफ क्या बोल दिया? प्रिवी काउंसिल बोल दिया, और दूसरा क्या बोल दिया? फेडरल कोर्ट बोल दिया। आज की डेट में हम इसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। क्या पहले ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट यूज होता था क्या? नहीं। कब की बात कर रही हूँ? अंग्रेजों के जमाने की बात कर रही हूँ, जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे। सुप्रीम कोर्ट वर्ड आज यूज होता है। इन्होंने कहा कि जो प्रिवेसी थे वो अपील किया जाता था, बट द अपील ऑफ द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर किधर जाते थे? फेडरल कोर्ट। तो आपको इतनी डिटेलिंग नहीं समझनी है, आपको बस याद रखना है आज की डेट में जिसे आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हो, सुप्रीम कोर्ट का काम उस जमाने में दो कोर्ट मिलकर करते थे। पहला क्या था? प्रिवी काउंसिल था, और दूसरा क्या है बच्चा हमारा? फेडरल कोर्ट। बस, बाकी कुछ नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट था। ये लिखा सुप्रीम, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट दे दिया, सिविल। आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। एमपी का हाई कोर्ट किधर है? जबलपुर। महाराष्ट्र का बॉम्बे, ठीक है। तो ऐसे हर जगह के, फॉर एग्जाम्पल यूपी की बात करूँ तो इलाहाबाद, ठीक है। तो हर जगह एक हाई कोर्ट है। तो हर स्टेट ने अपने अपने अलग अलग हाई कोर्ट बना के रखे। हाई कोर्ट फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार नहीं किया, अंग्रेजों के जमाने में हाई कोर्ट हुआ करता था। अंग्रेजों के जमाने में सुप्रीम कोर्ट वर्ड नहीं होता था, लेकिन उसकी जगह क्या होता था? प्रिवी और फेडरल होता था। लेकिन हाई कोर्ट अंग्रेजों के जमाने से ही था।
वो उन्हीं की ही देन है एक्चुअली में। तो इन्होंने ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहली बार नहीं आया है, नॉट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट एग्जिस्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी वो एग्जिस्ट करता था, बस हमने उसको एक डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट में आपको दिखेगा हाई कोर्ट में कौन कौन से मैटर जाते हैं, अपील। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। या तो आप हाई कोर्ट में कौन से मैटर लेके जाओ, सिविल, या तो क्या लेके जाओ, क्रिमिनल। मैंने आपको बताया ना, हाई कोर्ट तो दोनों से डील करता है और सुप्रीम कोर्ट भी दोनों से डील करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किससे डील करता है, सेशन कोर्ट किससे डील करता है, क्रिमिनल से, ठीक है। तो ये बातें उन्होंने लिखा है। लोअर कोर्ट है ये एक तरीके से, ठीक है। क्या हाई कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन भी पास कर सकता है फॉर द फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट के पास हम फंडामेंटल राइट्स भी लेके जा सकते हैं जो छीने गए, एज पर आर्टिकल नंबर क्या था, आर्टिकल नंबर 32 तो सुप्रीम कोर्ट की बात करता था, 226 बोलता है ना, रिवाइज क्या भूल जाते हैं यार तुम लोग। चलिए, हाई कोर्ट ऑल्सो हेयर द रेफरेंस मेड बाय दी, ये क्या लिखा है, रीड करो, क्या लिखा है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी याद आ रहा है, फुल फॉर्म बताओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मैंने कहा था हर एक्ट अपना लॉ अपना खुद का क्या बनाता है, एक ट्रिब्यूनल बनाता है, ताकि उसके केसेस जल्दी जल्दी डील कर सके। तो इनकम टैक्स एक्ट है, उसने अपना खुद का ट्रिब्यूनल बनाया। पहले हमारे कंपनीज एक्ट के मैटर भी कहाँ जाते थे, हाई कोर्ट के पास जाते थे। हमने हाई कोर्ट को हटा दिया बीच से और क्या बोला, सीधा पहले एनसीएलटी में जाते हैं, खुश नहीं हो तो कहाँ जाते हैं, एनसीएलटी, फिर वहां से खुश नहीं हो तो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। पहले हम भी हाई कोर्ट के पास जाते थे, अब हमने हाई कोर्ट को हटा दिया। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या बोला, ये कहाँ जाएगा, ये हाई कोर्ट में ही जाता है। तो पहले हम जाते थे, कंपनी लॉ के मैटर्स में जाते थे, इनकम टैक्स से भी जाते थे, लेकिन कंपनी लॉ ने कुछ चेंजेस कर दिए। उन्होंने बोला कि भैया हम पहले एनसीएलटी में लेके जाएंगे, फिर एपीलेट में लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हटा दो। अब आप जब बुक पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे, तो जगह जगह हाई कोर्ट के बारे में लिखा होगा, तो वो पुराना वाला मैटर लिखा होगा। लेकिन इनकम टैक्स अभी भी हाई कोर्ट के पास मैटर लेकर जाता है, हम लेकर जाते नहीं है, याद रहेगा। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट क्यों, सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या आ जाएगा, सारे बच्चे बुच्चे नीचे के कोर्ट, वेरियस सबऑर्डिनेट, सिविल आता है, क्रिमिनल आता है, ओरिजिनल अपीलेट सब आता है, सिविल कोर्ट, ये सारी बातें लिखी घिसी पिटी। सिविल कोर्ट समझ में आ गया, सिविल कोर्ट में बैठने वाले को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठने वाले बंदे को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं बिलो दी कोर्ट, सबऑर्डिनेट जज भी बोलेंगे इन्हें हम। अब देखो कुछ टर्म्स है, कहीं कुछ स्टेट्स में, मैंने बोला ना हर स्टेट का अलग अलग होता है सबऑर्डिनेट लेवल में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन तो है, फिर उसके बाद सब लोग अपना अपना सिस्टम फॉलो करते हैं। तो कहीं कहीं क्या बोलते हैं बच्चा, मुंसिफ वर्ड भी यूज करते हैं, मुंसिफ, ठीक है। दीज कोर्ट्स क्रिएटेड बाय स्टेट लॉ, अब वहां का स्टेट का लॉ जो बोल रहा होगा उस हिसाब से फिर कोर्ट तैयार होता है। क्रिमिनल कोर्ट समझ में आ गया, क्रिमिनल कोर्ट बोले तो जहाँ पे क्रिमिनल केसेस से डील की जाएगी, ठीक है। चलिए, क्रिमिनल कोर्ट में जज वर्ड यूज नहीं करते, क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट। अब आओ थोड़ी सी और डिटेलिंग समझे। सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट, प्राइमरी मजिस्ट्रेट themselves have been decided by judiciary और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो। पहला टाइप इन्होंने क्या बोल दिया, नाम से समझना, काम, नाम से क्या समझेंगे, काम। मजिस्ट्रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। समझो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम क्या होगा, नाम से काम समझो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब जजमेंट देने वाला। फॉर एग्जाम्पल दोनों का डिस्प्यूट है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन आपका डिस्प्यूट सिविल से रिलेटेड है कि क्रिमिनल से, क्रिमिनल से रिलेटेड, तो जो यहाँ पे जज खड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि क्रिमिनल मैटर से डील कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, फॉलो करना, इंप्लीमेंट करवाना, मतलब कुछ प्रोसीजर वाला जो काम होगा वो कौन करवा रहा होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब वो डिसीजन नहीं दे रहा होगा, जजिंग नहीं कर रहा होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है जजिंग करना और एग्जीक्यूटिव का बाकी की प्रोसीजर काम। क्लियर है, पक्का। चलिए, तो यही उन्होंने लिखा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करता है, नॉट ट्राई, ट्राई मतलब कैसे डील नहीं करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, एक्चुअल में क्या करता है, सर्टेन मिसलेनियस बच्चे बुच्चे छोटे मोटे केसेस की प्रोसेस देखता है। इंपॉर्टेंस कौन कौन सी चीजें, पब्लिक क्या लिखे, ट्रांक्विलिटी मतलब क्या होता है, शांति बनाए रखना, इसका काम ये रहता है, ठीक है। दे प्रोसीडिंग डू नॉट एंड इन दी कन्विक्शन एंड एक्विट, इसका काम ये नहीं रहता कि किसको पनिश करना, पनिशमेंट देना। पनिशमेंट देने वाला काम किसका रहेगा,
जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। इसका काम पनिशमेंट देना नहीं होता है, इसका प्रोसीजर वाला काम रहता है। जुडिशियल वही लिखा है। क्लासेस होती है, कैटेगरीज होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मतलब जस्ट लाइक अ रैंकिंग पोजीशन, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास वाला मतलब अपर है, फिर ये सेकंड क्लास का है, तो ये पोजीशन होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी, ठीक है। ये और डिटेलिंग बता रहे। बिग सिटीज की बात हो रही है, प्रेसिडेंसी टाउन, वर्ड समझना, प्रेसिडेंसी टाउन। अगर कहीं भी आपको प्रेसिडेंसी टाउन लिखा दिखेगा तो ये उन टाउन की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम है। पहले जमाने में अगर हम बोलेंगे तो हम मेट्रो सिटीज की बात करते थे। मेट्रो सिटीज में क्या क्या आता है बताओ? 4 मेट्रो सिटीज बोलते हैं, नाम बताओ। मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, ये 4 है। इन्होंने बोला कुछ बिग सिटीज है जिसमें से 3 प्रेसिडेंसी टाउन है। 3 में कौन कौन आ गया? बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। मद्रास क्यों बोला? चेन्नई नाम बदल गया है। बॉम्बे क्यों बोला? क्योंकि मुंबई सब पुराना है। 3 प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे, और अहमदाबाद और दिल्ली, दिल्ली भी कवर कर लिया। द मजिस्ट्रेट कॉल, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज के मजिस्ट्रेट है, मेट्रो सिटीज में बैठने वाले मजिस्ट्रेट का नाम क्या बोल दिया? मेट्रोपॉलिटन। वापस वापस वापस। जबलपुर में अगर कोई मजिस्ट्रेट है तो हम क्या बोलेंगे? मैजिस्ट्रेट। मेट्रो सिटी में कोई मजिस्ट्रेट है तो उसे क्या बोलेंगे? तो ये मेट्रो सिटी के मजिस्ट्रेट है। क्या ये नाम याद रहेगा? पक्का। मैंने आपको बताया था बेसिक लेवल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन, उसके बाद हर स्टेट में अलग अलग अपना स्टेट लॉ के हिसाब से चलता है, ठीक है। चलिए, कुछ बिग सिटीज है, प्रेसिडेंसी टाउन में अहमदाबाद, ये सारी चीजें उन्होंने बस बोल दिया। यहाँ पे सेशन कोर्ट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सेशन कोर्ट को क्या बोला जाता है? सिटी सेशन कोर्ट, मेट्रो सिटी के तरीके से। अब नीचे ट्रिब्यूनल्स समझाने की जरूरत है। हर लॉ का अपना खुद का एक क्यों बनाया जाता है, रीजन बताओ। केसेस कोर्ट में जाके फंस ना जाए, स्पीडी डिस्पोजल हो जाए, ट्रिब्यूनल में खत्म हो जाए। अगर कोई खुश नहीं है तो फिर जाए। कुछ कुछ लॉ बोलता है हाई कोर्ट जाए, लेकिन हमारा कंपनी लॉ क्या बोलता है? एनसीएलटी जाओ, कुछ नहीं हो तो एनसीएलटी जाओ, कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट। इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है? पहले तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ही जाओ, एप्लेट ट्रिब्यूनल जाओ, कुछ नहीं है तो फिर कहाँ जाओ? हाई कोर्ट जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स है, डायरेक्ट टैक्स का, लेबर का, ये सारे नाम दे रखे हैं, मोटर व्हीकल, इन सब के खुद के एक्सेट्रा लिख दिया है। इन सब के अपने खुद के ट्रिब्यूनल्स बने ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो सके, ठीक। तो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम, फिर हाई कोर्ट, फिर सिविल लेवल में डिस्ट्रिक्ट और क्रिमिनल लेवल में सेशन कोर्ट। इनके सारे नीचे को हम सबऑर्डिनेट बोल देते हैं, और इन सब के भी नीचे ट्रिब्यूनल्स आता है। क्यों? क्योंकि ट्रिब्यूनल तो अपना पर्टिकुलर एक लॉ से रिलेटेड देख रहा है, और ये तो भैया जनरल देख रहे हैं ना। ज्यादा केसेस कौन डील करोगे? ट्रिब्यूनल करेंगे, ये लोग करेंगे, ऑब्वियसली ये लोग कर रहे हैं, ये बिजी है तभी तो हमने अपना लीगल बनाया। क्लियर है? पक्का बच्चों, यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ते हैं ओवर। अब मुझे बताओ कितना बचा है? अब क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे जो चीजें आप पढ़ चुके हो वो रिपीट है। हेडिंग देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में आए दिन अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट्स कब आए बच्चा? 1951 से 2019 तक के अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर कर रखे हैं। सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर क्या दे रखा है? सेकेंड। अब सीधा जंप करके क्या बोल दिया? क्या आपको सारे के सारे अमेंडमेंट्स बता रहे हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट बस बता रहे हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ बेशक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट अमेंडमेंट आया कब? 1951। सेकंड कब आया? 1950। 42 कब आया? 1970। याद रखना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या बोला इन्होंने? बोला फर्स्ट अमेंडमेंट हम 9 शेड्यूल लेकर आए थे। सबसे पहले मुझे बताओ आर्टिकल नंबर कितने हैं? 395। कितने पार्ट्स है? कितने शेड्यूल है? 12। पुराने कितने थे? 8। मतलब 9 शेड्यूल अमेंडमेंट से आया। कब आया? सबसे पहला अमेंडमेंट ही 9 शेड्यूल था। पहले पूरा लॉ बनके तैयार हो चुका था, अब फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें चेंजेस करना चालू कर दिए। कब ये बनके तैयार हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 1950 में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया? 1951। तुरंत आ गया था कि भैया हमें जरूरत हो रही है। तो 9 शेड्यूल एक्चुअल में क्या बता रहा था? प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म। ये क्या कर रहा था? लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने सारी चीजें उसमें डाल दी, ठीक है। ऐड किया गया 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम। याद करो हमने स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा था। स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल नंबर, कौन सा फ्रीडम, कौन सा फंडामेंटल राइट था तुम्हारा? आर्टिकल नंबर बताओ। 19, ठीक है। 19 का 1 था,
19 था, उसमें हमने ABCDEFG पढ़ा था, याद है? 19 का 2 क्या था? सही सही जा रहे हो। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब भी आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे। इन्होंने बोला 3 ग्राउंड्स, 3 रिस्ट्रिक्शंस किसमें? स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऐड किए गए थे। कब? जब पहला फर्स्ट अमेंडमेंट आए। तो क्या क्या हमने उसमें पब्लिक ऑर्डर पढ़ा था? जाओ देखो 19 का 2 पहले देख कर आओ, जल्दी देख कर आओ, याद ही नहीं आ रहा तुम लोग को। और क्या था? फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट भी था, इंसाइटमेंट टू दी ऑफेंस भी था। ये 3 पॉइंट पहले से नहीं थे, ये अमेंडमेंट के बाद आए। कब आया अमेंडमेंट? 1951। याद रखना पड़ेगा। पढ़ चुके हो, बस अब हम क्या पढ़े, क्या चीज कब कब आई, ठीक है, पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो ये स्पेशल प्रोविजन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी कैटेगरी पढ़ी थी, उसमें हम पढ़ रहे थे वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, देन स्पेशल कैटेगरी के लिए हम क्या बना सकते हैं? प्रोविजन बना सकते हैं। तो ये भी कब आए थे? फर्स्ट अमेंडमेंट में ही आ चुका था 1951। तो बस इन्होंने बताया है ये सारी चीजें जो पढ़ चुके हैं कब कब आया है। फर्स्ट अमेंडमेंट में कवर हुआ था। सेकेंड अमेंडमेंट, स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा बाय प्रोवाइडिंग 1 मेंबर कुड बी रिप्रेजेंट इवन मोर देन, कितना लिखा है? 7.5 लिखा है, 7.5% लाख परसेंट, 7,50,000%। समझना, हम जब भी रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, मुझे बताओ लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 552। तो 552 की कैलकुलेशन कैसे होगी? हमारे देश की पूरी पूरी पॉपुलेशन देखकर देखा होगा कि भैया एक एक मेंबर कितने लोगों को संभाल सकता है, एक मेंबर कितने लोगों को संभाल सकता है। पहले क्या था कि एक मेंबर कितने लोगों को संभालेगा? 7.5 लाख लोगों को। इन्होंने कहा जो ये स्केल है इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, एक मेंबर जो लोकसभा का है वो रिप्रेजेंट कर सकता है कितने लोगों को? 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहले बोल दिया था जिस स्टेट में है ना, जिस जगह पर इतने लोग हैं उसके लिए एक होगा, मतलब लोग बढ़ेंगे तो फिर 2 लोग को रखेंगे, 3 को रखेंगे, 4 को रखेंगे, डिपेंड कितने नंबर ऑफ पर्सन से जिन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने चेंजेस किए क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। इन्होंने कहा कि भैया एक मेंबर 7.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 42 का अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है, इसका ईयर भी आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1976। इसे एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन चुका था, लेकिन इस ईयर में 1976 में इतने ज्यादा चेंजेस किए गए कि सबको क्या लगा कि भाई आप तो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हो एक तरीके से। तो इसीलिए वो जो नया अमेंडमेंट आया था उसे क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला जाता है समझ में? क्योंकि ज्यादातर चेंज आए थे। 1 और 2 में बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी ना था, लेकिन 42 में चेंजेस बहुत ज्यादा थे, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी ये फेमस है। चलिए, किस कमिटी ने, ऑब्वियसली बच्चा एक कमिटी होती है, रिकमेंड करती है कि चेंजेस हमें क्या क्या लाने चाहिए लॉ में, तो उस कमिटी का नाम क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। नेक्स्ट, 3 न्यू वर्ड्स। ये वर्ड सुने सुने लग रहे हैं? कहाँ सुने? प्रेम्बल में, स्टार्टिंग से नहीं थे। कब आए थे ये? 76 में आए थे। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, न्यू पार्ट। अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल नंबर याद हो तो क्या है? 51A, ये मतलब अमेंडमेंट। इन्होंने कहा कि भैया ये भी 1976 में ड्यूटीज आई थी। प्रेसिडेंट बाउंड बाय दी, क्या लिखा है? एडवाइस ऑफ दी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स की पूरी पूरी भीड़ लगी रहती है। उन्होंने क्या बोल दिया? प्रेसिडेंट क्या है? बाउंड है। बाउंड है मतलब उसको बात माननी पड़ेगी। क्यों? मंत्री की बात को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा पूरा कैबिनेट मिलकर कोई बात कह रहे। प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। लॉ बनाने वाले कौन है? यही लोग तो हैं। उन्होंने क्या बोल दिया? प्रेसिडेंट को तो सुननी पड़ेगी हमारी। ठीक है। 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पूरी लिस्ट पड़ी है कि उसमें इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये 3 पढ़े थे। जो पढ़े थे ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया था, क्योंकि ज्यादातर चेंजेस इसमें आया था। और भी था शिफ्ट 5 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब मेरी बात समझना, 3 टाइप की लिस्ट होती है। कितने टाइप की लिस्ट होती है? 3। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी क्या होती है? स्टेट लिस्ट, फिर क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट। समझना,
ये एक लिस्ट है, ये क्या है, एक लिस्ट है। इस लिस्ट में जो जो टॉपिक है, यूनियन लिस्ट में जो जो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल पार्लियामेंट को, सेंट्रल लेवल में। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट लेवल के लोगों को कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, यही है ना स्टेट लेवल पे। कॉन्करेंट को बोला मिक्स, कॉन्करेंट को क्या बोल दिया, मिक्स, कि आधा कौन करेगा, दोनों की चलेगी, दोनों लॉ बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो कौन जीतेगा, सेंट्रल लेवल जीतेगा। सेंट्रल लेवल वापस है, लिस्ट कितनी है, पहला, दूसरा, तीसरा। यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक लिखे, मैटर्स लिखे, उसमें लॉ बनाने का अधिकार हमारे नेशनल लेवल के पार्लियामेंट पर, सेंट्रल लेवल के। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स लिखे, उससे रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। कॉन्करेंट में जो भी लिस्ट लिखी है उसमें दोनों मिलकर बनाएंगे, आपसी सहमति से बनाएंगे। आपसी सहमति अगर नहीं हो रही है तो कौन जीतेगा, हमेशा सेंट्रल लेवल के लोग ही जीतते हैं, ये तो हमेशा ही होता है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है 5 सब्जेक्ट जो कि कहाँ थे, स्टेट लिस्ट में थे, मतलब कौन कानून बनाता था, स्टेट लेवल के लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, उससे शिफ्ट करके कहाँ डाल दिया, कॉन्ग्रेस। मतलब ये सेंट्रल बहुत चालाक है, उसने सोचा ये मैटर्स हैं, बस स्टेट बनाएगा, हम भी चाहते हैं इसमें उंगली करना, तो उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया, कॉन्ग्रेस। अब जैसे कॉन्ग्रेस में आ गया तो अब सेंटर भी इसमें क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। और अगर डिस्प्यूट हो गया तो फिर कौन बनाएगा, सेंटर ही बस बनाएगा। वो कौन से 5 मैटर थे, पहला एजुकेशन, तभी नेशनल लेवल से चेंज हो जाता है, वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट में मतलब दोनों मिलकर बनाएंगे। दूसरा क्या है, फॉरेस्ट, नेक्स्ट लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और क्या लिखा है, वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर क्या होता है, हम लोग के वेट की बात कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट कुरकुरे चिप्स खाकर आ जाते हो, उसमें वेट लिखा रहता है, क्या प्रूफ है कि सही वेट लिखा हुआ है, डाउट नहीं होता कभी कंपनी में, कंपनी तो फर्जीवाड़ा कर सकती है, लॉज बने हुए, कंपनी को लॉ फॉलो करना पड़ता है कि भैया सही लिखना, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वेट एंड मेजर का प्रॉपर एक लॉ है, ठीक है, तो वो लॉ फॉलो करके ही वो कंपनी आगे काम करती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा वही वेट और वही मेजरमेंट, इससे रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार किसको है, सेंटर की स्टेट को, दोनों को। क्यों दोनों को, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई, लेकिन पहले किसको था, स्टेट को। स्टेट अपनी उंगली बस करती थी, सेंटर बेचारा देखता रह जाता था, वो खा नहीं पा रहा था इसमें, तो उन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन, किसका एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस तो अलग है ना, लेकिन उसके जो अंदर के मैनेजमेंट है, मैंने अभी आपको बताया हर स्टेट का लॉ अलग अलग है, तो अंदर की चीजें, छोटे छोटे लेवल की चीजें स्टेट खुद देखता है। सुप्रीम, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन में कोई उंगली नहीं करेगा, लेकिन उसके जो नीचे लेवल के लोगों का जो मैनेजमेंट है वो एक तरीके से किसी कैटेगरी में आ जाता है, स्टेट लॉ में भी और सेंट्रल, क्योंकि कॉन्ग्रेंट लिस्ट में आ गया ना। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दी कोर्ट एक्सेप्ट, उन्होंने क्या बोलते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं करो, उसमें तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्लियर है बच्चों, पक्का। कॉन्स्टिट्यूशन में समझी नहीं क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन को समझ में आया। और साथ में एम्पावर दिया गया किसको, सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्स इन एनी स्टेट टू डील विद दी ग्रेव सिचुएशन, मतलब बहुत सीरियस सिचुएशन। कभी कभार आप देखते हो कोई भी चीज हैंडल नहीं हो रही तो मिलिट्री भेज दो, होता है, मिलिट्री तो नेशनल लेवल में काम करे ना, लेकिन किसी स्टेट में कुछ ज्यादा नाटक हो गया, जैसे इलेक्शन में ही कुछ ज्यादा नाटक हो जाए, पुलिस संभाल नहीं पा रही है, पुलिस किसकी होती है, स्टेट की होती है, मिलिट्री किसकी होती है, नेशनल लेवल। कहीं किसी में नाटक हुआ, यूपी बिहार में बड़े नाटक होते तो किसको भेज दो, मिलिट्री को भेज दो, वो काम देखेंगे। तो साथ में उन्होंने ये बोल दिया आर्मी को भी किसी स्टेट में भेजा जा सकता है अगर कहीं सीरियस सिचुएशन हो। तो ये सारी चीजें कब आई, 42nd अमेंडमेंट में आए, 1976 में आई, और इतने सारे चेंजेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेकर आया। ठीक, पूरी बात तो इन्होंने दी भी नहीं है वैसे। नेक्स्ट जंप करके 52 है, 52 क्या बोलता है, अमेंडमेंट आया गया किसमें, एंटी डिफेंस, क्या लिखा है, सॉरी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स है जिसे आपको डायरेक्ट याद कर लेना, उसके डिटेलिंग में नहीं जाना क्योंकि आपकी बुक में दिया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब समझना, आए दिन न्यूज में सुनते रहते हो, इस नेता ने इतने मर्डर किए, इतने गलत काम किए, तब भी वो नेता है, होता है, नेता कौन है, गुंडा ही था एक जमाने में।
मोदी जी की हिस्ट्री निकाल के देख लो एक बार, अमित शाह की पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, पता चल जाएगा अपने ज़माने में क्या क्या कारनामे इन लोगों ने कर रखे थे। लेकिन रिकॉर्ड में तो आप कुछ नहीं दिख रहा है, सब साफ है। लेकिन एक बार कभी यूट्यूब में रिसर्च कर लेना, पूरी की पूरी ट्रेन को जलाने वाले जला चुके हैं, ठीक है। हिंदू हिंदू मुस्लिम करवाने वाले सबसे ज्यादा यही लोग थे। एक्चुअली में पास हिस्ट्री इन लोग की भी ऐसी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर है ना आज की डेट में पार्लियामेंट के, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो ऊपर की जो हेडिंग दे रखी है वो यही दे रखी है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इन्होंने कहा भैया जो मेंबर डिफेक्टिव है, जो कि क्या डिस्क्वालिफाइड है, उसे तो रखना नहीं चाहिए। अब लेकिन सारे के सारे लॉ बनाने वाले लोग वही है, तो वो ऐसा कोई भी लॉ बनाने नहीं देते। तो हुआ क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन एडेड अ न्यू 10th शेड्यूल आया था। 10th शेड्यूल में साफ साफ बोल दिया था अगर कोई इन नेचर के कारण डिस्क्वालिफाइड है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनेगा। पहले ही अमेंडमेंट आया, फिर इस अमेंडमेंट को वापस से हटा दिया, क्योंकि भैया नेता कौन बनेगा, खराब इंसान ही तो नेता बनेगा, सही इंसान तो इस जाल में फंसना ही नहीं चाहता, वो तो सीधा साधा कहलाएगा ना, फिर उसका मर्डर हो जाएगा वहां तो, ठीक है। तो यहाँ जाते ही कौन है, ऐसे ही लोग। तो एक्चुअली में यहाँ पे उसी डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि किसे मेंबर बनना चाहिए और किसे नहीं। तो पहले ये आया, इस टाइम पर आया और आगे चल के देखना ये हट गया। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, रिड्यूस द एज। पहले क्या हुआ करता था, वोट डालने की एज क्या है पता है आपको, पहले 18 नहीं थी, पहले 21 थी। पहले 21 जब के हो जाते थे तब आप डालते थे, लेकिन अभी क्या बोल दिया, इसे चेंज किया गया। कब चेंज किया गया, 1989 में चेंजेस आए, 18 साल में भी अब आप वोट दे सकते हैं, पहले से नहीं था, ठीक है। लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा मतलब नेशनल लेवल का वोट, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट का। मालूम है जब भी इलेक्शन जब होते हैं और वोट देने जाते हो, या फिर जाओगे, अभी तक दिया नहीं है, जब जाओगे तो प्लीज ये देखना कि किस लेवल का वोट चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, स्टेट का चल रहा है या फिर नेशनल का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 69th अमेंडमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी मालूम है ना, ठीक है। डेजिग्नेटिंग इट नेशनल कैपिटल, एक्चुअल में ये स्टार्टिंग से नेशनल कैपिटल नहीं था, कब बना, 1991 में, याद रखने का, याद रहेगा। 17th अमेंडमेंट, आपकी इसमें 1989 ही लिखा है क्या, कट करो 1992 करो उसे। चलो बड़े आगे। 17th अमेंडमेंट कब आया था, 1992 में आया था। इसमें क्या बोला, मेंबर किसके मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ में आ रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, विधान सभा की परिषद, सभा हर जगह होता है कि कुछ जगह होता है, हर जगह होता है, ये लोकसभा की तरह है, हर जगह होगा। कहीं कहीं क्या पाया जाता है, विधान परिषद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ किसकी, पौंडीचेरी, इन दी इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। समझो आप, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता था, इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें मेंबर्स होते थे, कौन कौन से मेंबर्स होते थे, लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, काउंसिल के नहीं। इन्होंने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली किसका, दिल्ली का, और किसका, पौंडीचेरी का, इसके भी लोगों को इसमें अपॉइंट किया गया। पहले क्या बोल रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे, तो दिल्ली बाद में आया, दिल्ली बाद में आया, पौंडीचेरी भी बाद में आया, इन लोगों ने दिखा दिया नहीं है। आप नोटिस करो, अमेंडमेंट जंप कर करके बता रहे, तो पौंडीचेरी और दिल्ली बाद में आए। इन्होंने कहा जब ये लोग आ गए तो इसके बाद इन्हें भी, जब इलेक्शन होता था किसका, प्रेसिडेंट का होता था, मेंबर्स चुने जाते तो इनको भी उसमें डाला गया, मेंबर बनाया गया, उसका पार्ट बनाया गया। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट कौन सा अमेंडमेंट है, 84, रीड करो, बताओ क्या लिखा है। लोकसभा में कितनी सीट है, जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा में, एंड द असेंबली आर रिमेन सेम टिल, आ गया क्या, नहीं, 2026 तक, बस लोकसभा की बात करें। उन्होंने कहा ये तब तक सेम ही चलेगा, अभी 2023 चल रहा है, 4, 5, 6, उसके बाद चेंज किया जा सकता है, लेकिन तब तक जा सकता है, अब मर्जी पे जा सकता है, चेंज कर सकते हैं ना, अब लोगों की इच्छा कि नहीं भैया बढ़ाना है, दोनों चेंज कर सकते हैं, मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, 2026 तक तो कोई चेंज नहीं होगा, ना कम होगा ना
ज्यादा। ठीक, चलिए 86 अमेंडमेंट क्या बोलता है? एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट, कुछ याद आया? 21A से आया ना ए अमेंडमेंट, तो ये कब आया था? 2002 में। क्या बोलता था 21A? फ्री एजुकेशन मिलेगा, कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, एक एज थी 6 to 14। गुड। 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब हमने 45 आर्टिकल नंबर ऐसे याद तो नहीं किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना? इन्होंने बोल दिया स्टेट शेल एंडेवर हमेशा चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ द 6 ईयर, ये डिटेलिंग में था, इन्होंने कहा ये भी बाद में आया है। 51A क्या था? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी तो पहले भी आ चुका है, इन्होंने कहा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, एजुकेशन हिज चिल्ड्रन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन व्हाट 6 to 14, ये वाला पॉइंट आखिरी में था, जो मेरी बुक में नहीं था और तुम्हारी बुक में था, वो एक्चुअल में बाद में आया। कब आया? 2002 में आया, इसलिए वो चेंजेस थोड़े से इधर उधर है। नेक्स्ट 91 क्या बोलता है? रीड करो, तुम लोग रीड करोगे, रिपीट है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम 15% से ज्यादा नहीं। 15% किसका? टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। फिर क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग इंक्लूडिंग सीएम भी बोल दिया, काउंसिल मिनिस्टर भी बोल दिया, सेम वो स्टेट लेवल में भी बोल दिया उन्होंने। क्या लिखा है? नॉट एक्सीडिंग 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट इंक्लूडिंग सीएम इन अ स्टेट नॉट लेस देन, क्या लिखा है? मिनिमम कितना होना चाहिए? 12। समझना, मिनिमम कितना होना चाहिए? 12, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15%। क्या हम जब लोकसभा की बात करें, हम जब नेशनल लेवल की बात करें तो बस मैक्सिमम बताया, मिनिमम बताया क्या? जब हम एक स्टेट की बात करें तो मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15% जो भी होगा। ठीक। 10 शेड्यूल में क्या था? अभी पीछे बताया, डिस्क्वालिफिकेशन वाली थी, मैंने कहा था पहले लेकर आए फिर हटा दिया, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो था 10 शेड्यूल उसको फिर इधर उधर कर दिया। ठीक है। 101 जीएसटी जानते हो? जीएसटी 2016 में आया, जीएसटी को ऐड किया। नेक्स्ट तो नंबर है, उनको याद कर लेना, सीधा हो जाओ 102 में। 102 क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, देखो क्या लिखा है? नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस, इन्होंने कहा बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया ताकि उनके लिए सुधार, है ना, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट का काम कर सके। न्यू आर्टिकल नंबर तो स्किप कर देना, मत पढ़ना। 103 क्या बोलता है? 2 फंडामेंटल राइट्स 15 और 16। 15 क्या था बताओ? इक्वालिटी के अंदर था डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बेस में नहीं करना है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, ये सब थे। चलो 16 क्या था? एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी रखना है। उन्होंने कहा 15 और 16 में अगर याद हो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था वो आया था 2019 में। 10% ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जॉब, साफ साफ बोल दिया 10% सारी गवर्नमेंट जॉब में। और क्या लिखा है? कॉलेज में सीट्स की बात कर दी, विल बी रिजर्व फॉर दी पीपल आउटसाइड दी हाई इनकम ब्रैकेट, मतलब इन वीकर सेक्शन के लिए रखने पड़ेंगे, चाहे वो जॉब्स हो चाहे वो कॉलेज की सीट ही क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट खत्म है, लेकिन 2 अमेंडमेंट आए हैं तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, प्लीज स्क्रीन में देखेंगे, कुछ भी इधर उधर सोचना नहीं। रिजर्व सीट किसके लिए? कुछ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लिखा आ रहा है, क्या लिखा है? सुना है? ब्रिटिशर्स थे। कहाँ पढ़ा था हमने ये अभी? राज्यसभा की लोकसभा में? लोकसभा में 2 सीट थी। The extension reserved for the seat ST/SC in the Lok Sabha and the state assembly from the 17 years 18 years remove, यहां से इंपॉर्टेंट है, वो जो 2 सीट है रिमूव कर दी गई है। वापस से 552 था, 530 किसके लिए था? स्टेट के लिए। 20 किसके लिए था? यूनियन टेरिटरी। 2 किसके लिए था? एंग्लो। इन्होंने कहा अब ये जो रिजर्व करके रखते थे, क्योंकि अब खत्म हो गया ना, ब्रिटिशर्स भैया कब की बात हो रही है? 1947 जब देश आजाद हुआ था तब से। अब तो क्या बन चुके हैं? अब एंग्लो इंडियन नहीं रह गए, इंडियन ही बन चुके हैं पूरे से। ठीक है, तो अब ये रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक, ये था 104 का। कब आया? बहुत ज्यादा पुराना नहीं, अभी है 2020 का। 105 अमेंडमेंट कब आया? 2021 में। ये क्या बोलता है? रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ओबीसी दैट आर सोशली, इन्होंने क्या बोल दिया? ओबीसी को भी हम क्या कहेंगे? ओबीसी को भी क्या हम बोलेंगे? सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे।
दिस अमेंडमेंट एंडल द सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है, ओबीसी को इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में कंसीडर किया जाएगा। ये कौन सा वाला अमेंडमेंट है, 105। 104 क्या बोलता है, जो 2 वाला जो हमने रिजर्व करके रखा था एंग्लो इंडियन, वो अब हट गया। क्लियर है, ये आपको पीडीएफ मिल चुकी है, देख लेने का एक बार, ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर।